हेलो गाइस, मैं कुमार गौरव गैन यूनिट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं 28 दिसंबर शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन जीके और जीएस के आए हैं, संपूर्ण जीके और जीएस क्वेश्चन का विश्लेषण करूंगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि पूछा गया गोल गुंबद कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर कर्नाटक। ओके गाइस, और बीजापुर कर्नाटक। और ये किसका किसका ये गोल गुंबद क्या था? या एक तरह का मौसोलियम था। ओके गाइस, मतलब मकबरा, यह एक तरह का मकबरा था। और यह किसका मकबरा था? यह था मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह। और यह वही मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह है जिस पर पुर्तगालियों ने आक्रमण करके गोवा पर अधिकार किया। और कब किया? 1510 ईस्वी में। चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रियम्बल जो है अपना प्रियम्बल, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए। पहला था सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड था सेकुलर, और तीसरा वर्ड था इंटीग्रिटी। हिंदी में बता देता हूँ गाइस। सोशलिस्ट मतलब हो गया समाजवाद, सेकुलर मतलब हो गया पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी मतलब हो गया अखंडता। ओके गाइस, चलिए इसके द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय ट्रांसफ़र किए गए, जिसमें से एक एजुकेशन भी था। ओके गाइस, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा राज्य सूची के 5 विषय जो है, राज्य सूची के 5 विषय इसमें ट्रांसफ़र किए गए समवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रे रिवोल्यूशन। और ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? वो है फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर या उर्वरक। इसी तरीके से आपसे अगर पूछ लिया जाए गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? वो हो जाएगा जूट से। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन, जिसे हिंदी में कपास कहते हैं। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल कौन सा देश आयोजित कराया? इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑस्ट्रेलिया। और इसने 5 बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कराया है। और हाल ही में जो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं, वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? गोल्ड कोस्ट। और गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ओके गाइस, इसी तरीके से जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया है, वो देश है कनाडा। और कनाडा वही देश है जहाँ पे सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे, वो कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। और कब हुए थे? 1930 ईस्वी में। ओके गाइस, चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ओके गाइस, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके गाइस, और इन्होंने
जो कलकत्ता अधिवेशन था 1886 का उसको प्रेसाइड किया, और 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसको प्रेसाइड किया। और इसी अधिवेशन में जो 1906 का अधिवेशन है, इसमें स्वराज वर्ड क्वाइन किया गया, स्वराज वर्ड को क्वाइन किया गया। चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, सेब में कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया था वो था फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट डिजीज। इसी तरह से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। जैसे आपसे अगर पूछ ले खैरा डिजीज, तो ये किस में होता है? पेडी क्रॉप्स जो होती हैं, जो धान होता है, इसमें खैरा डिजीज होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो धान की पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, वही है खैरा डिजीज गाइस। अगर आपसे पूछ ले कि रेड रॉट डिजीज किस में होता है, तो वो शुगर केन में होता है, शुगर केन। और शुगर केन यानी गन्ना। और गन्ना में क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ने में लाल कलर का धब्बा पड़ जाता है, वही होता है रेड रॉट डिजीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? संचार नहीं पूछा गया था, उसमें पूछा गया था भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो उसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया। और किसकी सहायता से इसको बनाया गया था? रसिया की। ओके गाइस, इसी तरह से आप लोगों से पूछा जाता है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। ओके गाइस, यह भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। और इसको 1969 में लॉन्च किया गया था। ओके गाइस, और अगर पूछ ले लेटेस्ट कौन सा है, तो वो है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये 2013 में लॉन्च हुआ है, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोपला विद्रोह कब हुआ? तो देखिए मोपला विद्रोह क्यों हुआ था और कब हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। जो मोपला एक जगह है केरल में, वहाँ का जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे, जो हिंदू जमींदार थे, और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसके बीच में एक कम्युनल राइट हुआ था, उसी को कहते हैं मोपला विद्रोह। और ये कब हुआ था? 1921 में। और 1921 में ही दयाराम साहनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। और 1921 में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया NIU, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ओके गाइस, इसी तरह की से कई फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, जैसे HTTP, इसका आप लोग जानते ही होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके गाइस, इसी तरह से पूछा जा रहा है HTML, जिसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके गाइस, इसी तरह से पूछा जा रहा है URL, इसका आप लोग कमेंट में आंसर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज 2020 किसको मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि नोबेल प्राइज कुल छह फील्ड में दिया जाता है। जो 6 फील्ड कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। ओके गाइस, तो ये जो 5 फील्ड, ये 4 और ये लास्ट वाला,
इनको दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी द्वारा, जो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, इसको भी स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। और जो पीस का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। इसका आंसर हो जाएगा जनरल 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 ओ डायर। ओके गाइस, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी? हंटर कमेटी। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है जलियांवाला, ये देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के पूछ लिए गए। इसका आंसर तो आप लोग जानते ही हैं, 13 अप्रैल 1919। और कौन सी कमेटी बैठी थी इसके लिए? हंटर कमेटी। ये जांच की कमेटी थी। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फोटोस्फीयर। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत। देखिए इसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जी, वो सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन, देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है ये थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पूछा गया था कि विदेशी धरती पर भारत का तिरंगा किसने फहराया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। और इन्होंने कहाँ फहराया था भारत का तिरंगा? वो फहराया था स्टुटगार्ट, जर्मनी। ओके गाइस, जर्मनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड। जर्मनी की स्पेलिंग गलत हो गई, जी है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? देखिए कई तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की, तो उसका आंसर हो जाएगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान का डिमांड किया। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि संविधान कैसे बनेगा, या अगर बनाना है तो संविधान सभा द्वारा बनेगा या कैसे बनेगा। लेकिन यह भी एक तरह की अनौपचारिक मांग थी। और 1922 में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। और संविधान सभा की औपचारिक मांग सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? एम.एन. रॉय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और ये जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर है? वो है भागीरथी नदी पे। और सबसे अगर पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट डैम कौन सा है, हाईएस्ट डैम, उसका भी क्या आंसर हो जाएगा? उसका भी आंसर हो जाएगा टिहरी डैम। अगर सबसे लॉन्गेस्ट डैम पूछ लिया जाए आपसे, लॉन्गेस्ट डैम, तो उसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड डैम। और किस नदी पर बना है वो? महानदी। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया कि पंचेत डैम किस पर है, किस नदी पर है? तो इसका आंसर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बराकर नदी, बराकर रिवर पर पंचेत डैम अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो इसकी मिनिस्ट्री आप लोग लिख लीजिएगा, इसकी मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है ये, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। ओके गाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय। ओके गाइस, चलिए, और इसके जो मिनिस्टर हैं, जो हेड हैं, इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे। ओके गाइस, तो इनके इसका कौन से मिनिस्टर हैं ये महेंद्र नाथ पांडे? ये हैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, पहली बात ये जो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा एंड अमेरिका। क्वेश्चन है 49वीं पैरेलल लाइन किसके बीच में है, तो उसका आंसर हो जाएगा कनाडा और अमेरिका। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया 38th पैरेलल किसके बीच में है, तो वो हो जाएगा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ओके गाइस, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया मैगिनॉट लाइन किसके बीच में है, तो ये लाइन है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हिंडेनबर्ग, तो हिंडेनबर्ग लाइन किसके बीच में है दोस्तों? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ। देखिए, ये तो पहली बात, ये सन भी याद रखिएगा कि 1757 में हुआ। और किसके बीच हुआ इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये हुआ था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला। ओके गाइस, और इसमें सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने इसको धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को, इसलिए अंग्रेजों की जीत हो गई थी। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बक्सर का जो युद्ध है कब लड़ा गया, तो वो लड़ा गया 1764 में। और किसके बीच लड़ा गया? हेक्टर मुनरो जो इंग्लैंड की ओर से लड़ा था। और इधर 3 शासक थे, जैसे बंगाल का नवाब वो कौन था? मीर कासिम। और उसी तरीके से एक था अवध का नवाब, वो कौन था? शुजाउद्दौला। और तीसरा था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछा गया, बार का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका आंसर होगा ट्रॉम्बे मुंबई में बार का मुख्यालय है। इसके बारे में कुछ मैं स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है गाइस, और जो बार्क है इसमें इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके गाइस, और इसके वर्तमान में हेड कौन है? इसके वर्तमान में हेड हैं अजीत कुमार मोहंती। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया एनएनपी का फार्मूला। इसका मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखिए एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रेसिएशन। जैसे डेप्रेसिएशन क्या होता है? ये मूल्य ह्रास होता है। जैसे आप कोई भी वस्तु आज ले आते हैं तो वो दिन प्रतिदिन उसका मूल्य कम होता जाता है, वही होता है डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट और यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। और एनएनपी का फुल फॉर्म होता है, एनएनपी बराबर होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए जैसे हम लोग की जो राष्ट्रीय आय है हम लोग की, वो एनएनपी पर ही कैलकुलेट की जाती है। जो एनएनपी एट फैक्टर कास्ट अपान टोटल पॉपुलेशन। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस तरह से था, वो रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में था लीवर। ओके गाइस, तो आंसर तो वो हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इसकी खोज किसने की? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है गाइज, इसी तरीके से पूछ दिया जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सी राशि अदिश राशि है? तो ऑप्शन में जो था वो था टेम्परेचर। ठीक है गाइस, तो अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसको दर्शाने के लिए मास और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता, देखिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है अदिश में, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी जिसमें मास और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, वो तो हो जाएंगी वेक्टर। और अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं जिसको दर्शाने के लिए बस ओनली मास की ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया 65वां फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वो था गुली बॉय, और जो बेस्ट एक्टर थे वो रणवीर सिंह, और जो बेस्ट एक्ट्रेस थी वो थी आलिया भट्ट। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, यूएनडीपी का मुख्यालय, इसका आंसर पहले लिख लीजिए आप, न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। और देखिए जो यूएनडीपी है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और देखिए ये जो यूएनडीपी है यही एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जारी करता है। और 2019 में और 2020 में इसकी रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में भारत की रैंकिंग थी 129 और 2020 में थी 131। तो दोनों रैंकिंग आप याद रखिएगा कि भारत की रैंकिंग एचडीआई इंडेक्स में 2019 में कितनी थी? 129, और 2020 में कितनी थी? 131। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। पूछा गया था एन किस देश की मुद्रा है? इसका तो आप लोग आंसर जानते ही होंगे, जापान। इसी तरीके से अगर पूछ ले चाइना की मुद्रा कौन सी है, तो उसकी है युआन, या इसका दूसरा नाम है रेन मिनबी। ओके गाइस, इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अजीब क्वेश्चन था ये। यूपी का जो जेल वार्डर का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था कि इथियोपिया की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिर। इसी तरीके से एक बार क्वेश्चन आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है ये, आप बताइएगा कि अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन करिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा
हो जाएगा न्यू दिल्ली। और साहित्य अकेडमी कितने भाषाओं में, ये तो पहली बात, ये लिटरेचर का अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये लिटरेचर के फील्ड में अवार्ड देता है, लिटरेचर के फील्ड में ये अवार्ड देता है। और कितने भाषाओं में देता है? 22+2। ये +2 क्या है? देखिए ये 22 तो वो लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में मेंशन है, 8th शेड्यूल में मेंशन है। और जो 2 भाषाएं हैं ये, एक है राजस्थानी और दूसरी है इंग्लिश। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाएं जो है वो तो 8वीं शेड्यूल में जो मेंशन है वो भाषाएं हैं। और ये जो 2 लैंग्वेज हैं, एक है राजस्थानी और दूसरी है इंग्लिश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड। देखिए इसी तरह का एक और अवार्ड होता है एमी अवार्ड, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टेलीविज़न से संबंधित है। और 2 जो अवार्ड हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक होता है प्रित्जर, ठीक है, और एक होता है पुलित्जर। ये दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्रित्जर अवार्ड है ये आर्किटेक्चर से संबंधित है, ठीक है गाइज। और जो पुलित्जर अवार्ड है ये लिटरेचर से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रित्जर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है और पुलित्जर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो जो प्रित्जर अवार्ड है ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, और जो पुलित्जर अवार्ड है वो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नियत ताप पर, मतलब कौन सा ऐसा नियम है जिसमें नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए 2 आपको कोड याद रखने हैं, एक होता है BT, एक होता है CB। देखिए BT मतलब होता है बॉयल्स लॉ, और जो T का मतलब हो गया टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट, ठीक है गाइज। जैसे CV है तो C मतलब हो गया चार्ल्स लॉ, और इसमें V का मतलब हो गया वॉल्यूम। और जो भी दूसरा में टर्म लिखा गया है, जैसे BT में T है और CV में V है, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और बस इतना ही आपको मालूम रहेगा तो आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे, एक आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, PV = nRT। ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अगर बॉयल्स लॉ का देखा जाए तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जैसा मैं ऊपर लिखा हूँ। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा? nRT/V। ध्यान से देखिएगा, और N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और T भी कांस्टेंट हो गया बॉयल्स लॉ में। तो यहाँ से आप लोग क्या दिख रहा है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यही तो पूछा है कि किस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, यहाँ ताप कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है ना, और इस टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण ही प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है गाइस। चलिए मैं चार्ल्स लॉ के बारे में बता देता हूँ। देखिए चार्ल्स लॉ में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो देखिए PV, अगर यहाँ से देखेंगे आप, PV = nRT, ठीक है। तो NR ये कांस्टेंट होते हैं दोनों टर्म। अगर V कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा ऐसा नियम है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स लॉ। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। देखिए ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है इसमें टेम्पोररी डाटा सेव नहीं होता है, इसमें परमानेंट डाटा सेव होता है हमेशा के लिए, ठीक है। जिसके 3 एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला होता है मैग्नेटिक टेप, दूसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क, और तीसरा एग्जाम्पल होता है इसका ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है गाइस। तो ये 3 एग्जाम्पल होते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी के। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में था वो आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये तो क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रथम
परमाणु संयंत्र कौन था भारत का? प्रथम परमाणु संयंत्र ये कहाँ और कब लगा था? ये तारापुर, और 1969 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है गाइस, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया हो जाएगा कुंडनकुलम। कुंडनकुलम इसको स्थापित किया गया 2013 में, और सबसे जो कुंडनकुलम है ये सबसे बड़ा भी है। और बड़ा किस दृष्टिकोण से है? उत्पादन क्षमता में। ठीक है गाइस, और कुंदनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और तमिलनाडु में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है कलपक्कम। एक क्वेश्चन पूछा गया कि काकरापार, जो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ पूछा गया इस तरह से था, वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। ठीक है, एक और पूछा गया क्वेश्चन की फादर ऑफ जियोग्राफी, ये 7 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया, जो सेकेंड शिफ्ट होती है उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टोथनीज। ओके गाइस, तो इसी तरह से आप लोगों से पूछ लिया जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, कमेंट में करके आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, और अगला क्वेश्चन था किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए, पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थी, अब 6 राज्यों में बची है बस, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तो आप लोग जानते ही हैं, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो उसमें अब विधान परिषद बची नहीं। तो 6 राज्य कौन से हैं? देखिए, यूपी हो जाएगा, यूपी से सटा क्या है? बिहार। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश से कट के क्या बना? तेलंगाना। ठीक है गाइस, उसी तरीके से महाराष्ट्र हो जाएगा, और महाराष्ट्र से सटा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो 6 राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधान परिषद है। ठीक है गाइज, और इसके अलावा जो भी आंसर दे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा वो वहाँ विधान परिषद नहीं होगी। ठीक है गाइज, तो ये राज्य हैं यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये कुल 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। और अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, इसने अपने विधान परिषद को खत्म करने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है संसद से। ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये पूछा गया कि लाइकेन किसके इंडिकेटर होते हैं? तो ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। और जो लाइकेन होता है ये कवक यानी फंगी, और शैवाल यानी एल्गी, इनका परस्पर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है। ओके गाइज, नेशन होता है। तो ये भी पूछता है कि फंगस और एल्गी का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लाइकेन। और लाइकेन से आप लोग जानते भी होंगे कि जैसे हम लोग जो अम्ल और क्षार को किससे चेक करते हैं? तो वो लाइकेन से ही बना होता है। जो इंडिकेटर होता है जो अम्ल और क्षार को चेक करता है कि जो अम्ल है जैसे, तो वो इंडिकेटर किसका बने रहते हैं? लाइकेन के ही बने रहते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए ये कुल 35 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट के पेपर में। ठीक है गाइस, और एक क्वेश्चन और भी बच गया है। देखिए, ये संतूर वादक का क्वेश्चन बचा है। इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो ये सुन लीजिए आप कि पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है गाइस, ये संतूर वादक थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले वायलिन वादक, तो आप बस एक ही नाम याद रखिएगा, टीएन कृष्णन। और इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। टीएन कृष्णन वायलिन वादक थे। जैसे एक आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बांसुरी वादक कौन थे? ठीक है,
तो इसका एक ट्रिक होता है, बांसुरी का 3 लोग हैं बांसुरी वादक के रूप में जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका एक ट्रिक होता है कि हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई, मतलब हरि कोई अपने हरि यानी कृष्ण भगवान मान लीजिए, ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्ना लाल झूम उठे, कि पन्ना लाल झूम उठे। ओके गाइस, ये एक लाइन है। यहाँ से देखिए आप लोगों को बताता हूँ, इसमें बांसुरी आ गई तो आप लोग को ये भी याद नहीं रखना है कि किसके हैं ये लोग, बांसुरी के हो जाएंगे। तो देखिए ये हरि से हो जाएगा, हरि प्रताप चौरसिया। पन्ना लाल से हो जाएगा पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष। और झूम से हो जाएगा मजूमदार, और ये कौन थे, रोनू मजूमदार, रोनू मजूमदार। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे जो सेकेंड शिफ्ट 28 दिसंबर को पूछे गए थे। तो चलिए इसी तरीके से मैं क्वेश्चन सीरीज लाते रहूँगा जो कि पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। तो अगर हम लोग का प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करिए। सबसे ज़्यादा हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी में, चाहे वो मैथ का हो या जीएस का हो, हम लोग के पास जो फैकल्टी है उस हिसाब से हम लोग आप लोगों के सामने लेक्चर अवेलेबल करा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बोलो।